तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो ज्योग्राफी की है अपने हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय 20 परिवहन जो है उसके बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने जो लास्ट टॉपिक जो था वो अपने जल परिवहन का चल रहा था। जल परिवहन के बारे में, जल परिवहन। तो देखिए जल परिवहन जो है ये क्या है, सबसे सस्ता, एक तो क्या है सस्ता परिवहन है, दूसरा अपने जो रख रखाव जो है उसकी जरूरत कम पड़ती है, मार्ग बनाने का खर्चा नहीं पड़ता है, भी मार्ग वगैरह जो है इनको बनाने का खर्चा नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो भारी सामान है, भारी सामान जो होता है उस भारी सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अब जल परिवहन जो है, इस जल परिवहन के बारे में अपने विषय में अगर बात करें तो इसके बारे में अपने जो मैक्सथीनिस थे या आर्य जो थे उनके लेखों से ज्ञात होता है। अभी उस समय गंगा और उसकी जो सहायक नदियां थी उन सहायक नदियों से और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा व्यापार होता था। भारत का समुद्रिक मार्ग जो है उस समुद्रिक मार्ग पर जो चोल राजा थे उन चोल राजाओं का एकाधिकार था। कोई भी विदेशी जो है वो ये सोच भी नहीं सकता था भी समुद्री मार्ग के द्वारा वो भारत पर आक्रमण कर सके। तो रेल मार्गों का जो विकास है उस विकास के कारण जो आंतरिक जल परिवहन है वो कम होने लगा, किंतु इसका जैसे इसके विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं जो थी वो थी। और भारत जो व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की अगर बात करें तो उस व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत जो है वो 16वें स्थान पर आता है। 16वां जो है इसका स्थान है भारत का व्यापारिक बेड़े की आधार पर। इसके बाद अपने भारत के जलमार्गों की बात जो है वो कर रहे थे। भारत के जो जलमार्ग है, इन भारत के जलमार्गों को, भारत के जल मार्गों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। दो प्रकारों में, एक तो आता है आंतरिक जलमार्ग और एक दूसरा आता है समुद्री जलमार्ग। इन दो जलमार्गों के अंदर भारत के विभाजित किया जाता है। समुद्री को आप महासागरीय जल परिवहन भी कह सकते हैं, महासागरीय जलमार्ग भी कह सकते हैं। महासागरीय जलमार्ग, जलमार्ग की जगह आप जल परिवहन लिख सकते हैं, ठीक है। इधर जलमार्ग की जगह आप जल परिवहन लिख सकते हैं। आंतरिक जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन, तो इनके अंदर आप लिखकर इसको कर सकते हैं, ठीक है। आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग दो में बांटा जाता है। अब आंतरिक जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के पास अगर अपने बात करें अंतरदेशीय अगर जहाजरानी बेड़े की बात करें तो जहाजरानी के लिए भारत के पास आंतरिक अगर जो इसने जल परिवहन करना है उस जल परिवहन के लिए या जलमार्ग के लिए भारत के पास 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर जलमार्ग है। 14,500 किलोमीटर लंबे जो जलमार्ग है वो आंतरिक परिवहन के लिए भारत के पास उपलब्ध है, जिसमें अपने नदियों द्वारा, ठीक है, नहरों का जो योगदान है वो अपने इसमें सर्वाधिक रहता है। इसमें बड़ी नदियों के अंदर जो अपने जल परिवहन किया जाता है या बड़ी नदियों के अंदर अगर लंबे मार्ग की बात की जाए तो बड़ी नदियों के अंदर जो बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियां जो हैं, इन बड़ी नदियों के अंदर देखा जाए तो 3700 किलोमीटर लंबा जो जलमार्ग है वो अपने प्राप्त होता है बड़ी नदियों के अंदर। अब ये यहाँ पर यंत्रीकृत नौकाएं जो है वो चलाई जाती हैं और इसमें जो बड़ी नदियां हैं इनके अंदर बात करें तो जो अभी जलमार्ग प्रयोग हो रहे हैं 3700 में से वो 2000 किलोमीटर लंबे जो जलमार्ग है उन लंबे जलमार्गों का अभी भी उपयोग जो है वो हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर अपने बात की जाए तो भारत के अंदर 4300 किलोमीटर नौकायान के लिए नहरें भी उपलब्ध है। यानी नहरी जो जलमार्ग है वो नहरी जलमार्ग जो है उसके द्वारा भी अपने नौकायान किया जा सकता है, जिनमें से अपने केवल जो है 900 किलोमीटर लंबे ही जो नहर मार्ग जो है वो यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद देश के अंदर अगर सर्वाधिक आंतरिक जलमार्गों की बात की जाए, भी सर्वाधिक अगर आंतरिक जलमार्ग जो है वो देश में कहाँ मिलते हैं तो उनकी अगर बात करें तो उनमें उत्तर प्रदेश अपने आता है, ठीक है, बंगाल आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, असम है, केरल है, ठीक है, बिहार है, उड़ीसा है। ये जो अपने राज्य हैं इन राज्यों के अंदर जो आंतरिक जल परिवहन है वो सर्वाधिक किया जाता है। तो आंतरिक जल परिवहन जो है, इस आंतरिक जल परिवहन से जो है व्यापार अपने किया जा रहा है। अब देखिए भारत के अंदर जो जलमार्ग बने हैं इन जलमार्गों का
रख रखाव करने के लिए 27 अक्टूबर 1986 को जल मार्गों का रख रखाव रखने के लिए जो अपने जो है 27 अक्टूबर 1986 को अपने भारतीय देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है, इस जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो अपने नदियां हैं उन नदियों में जो स्थायी मार्ग है, जलमार्ग हैं, उन स्थायी जलमार्गों का विकास करने के लिए या विकसित करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। और सरकार ने 6 महत्वपूर्ण जलमार्ग जो हैं उन जलमार्गों को अपने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, जो नदियों के अंदर है अपने। तो 6 अपने जलमार्ग ऐसे हैं जिनको सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। अब इनमें पहला जो आता है वो आता है अपने गंगा में है, हल्दिया से इलाहाबाद। पहला जो आता है वो आता है गंगा में, हल्दिया से इलाहाबाद। तो 6 मार्ग इन्होंने, सरकार ने राष्ट्रीय मार्ग जलमार्ग घोषित किए हैं 6 नदियों के। तो उसमें पहला जो आता है वो गंगा से इलाहाबाद आता है। इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर अपने रहती है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है ब्रह्मपुत्र में धुबरी से सदिया, धुबरी से सदिया तक, ये 891 किलोमीटर लंबा जो अपने मार्ग है वो आता है। तीसरा जो आता है वो आता है अपने केरल में, तीसरा जो है वो आता है केरल में चंपाकारा, केरल में चंपाकारा जो है वो आता है। इसके बाद अपने इसके बाद आता है अपने 4 नंबर पर पश्चिमी तट पर, जो पश्चिमी तट है उस पश्चिम तट नहर पर कोल्लम कोटापुरम पश्चिमी तट नहर पर, पश्चिम तट नहर पर कोल्लम कोटपुरम जो है वो आता है। कोल्लम कोटपुरम नहीं है, कोट्टापुरम है। कोल्लम कोट्टापुरम जो है ये आता है, ठीक। ये जो है अपने 168 किलोमीटर लंबा रह जाता है। फिर केरल में उद्योगमंडल जो नहर है वो इसमें आती है। असम में बाघा से लखीमपुर का जो इलाका है वो इसमें आती है। अब केंद्रीय सरकार ने देखिए इसको मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसका भी अपने देश में आंतरिक जल परिवहन जो है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक जल मार्ग विधेयक जो है वो 2015 में पारित किया। और जल मार्ग जो प्राधिकरण वित्तीय जो अपने संसाधन होते हैं उन वित्तीय संसाधनों को एकत्र करके राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उन जलमार्गों के विभिन्न खंडों में अपने जो शिपिंग है, नौ वाहन है, उनके लिए जो है अपने कार्य करता है। इसके बाद अपने आती है आंतरिक जल परिवहन में बाधाएं। बाधाएं क्या हैं? बाधाएं आती हैं इसमें। बाधाएं जो है वो क्या है? एक तो मौसमी नदियां हैं, मौसमी है नदियां यहां पर, ठीक है। दूसरा पानी की कमी है। चौथा अवसाद का तीसरा आता है अवसाद का जमा होना, ठीक है। भाई जैसे मौसमी नदियां, यहाँ पर जो है नदियां क्या है, मौसमी होती हैं। जल स्तर जो है उस जल स्तर पे अपने परिवर्तन होता रहता है, पानी की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अवसाद जो है उस अवसाद की अधिकता हो जाती है, अवसाद का जमा होना, अवसाद जमा हो जाता है। सदावाहिनी जो नदियां हैं उन नदियों से सिंचाई के लिए नहरें वगैरह निकालना जो है उससे अपनी जल की कमी आ रही है। तटीय क्षेत्र में जो नदियां हैं उन नदियों में लवणीय होना आदि ये समस्याएं जो है वो अपने आती हैं। इसके बाद आता है लाभ। आंतरिक जल परिवहन है, इसके लाभ क्या है? तो लाभ पहला है सस्ता परिवहन, खर्च कम लगता है,
तीसरा, ईंधन की बचत होती है। चौथा, भारी सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अपने लाभ होते हैं भी सस्ता परिवहन पड़ता है, अन्य संसाधनों की तरह इस पे रख रखाव की जो खर्चा है वो नहीं होती, ईंधन जो बचत है वो हो जाती है, यानी ऊर्जा जो है उसकी बचत हो सकती है, भारी सामान जो है उसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वर्षा काल में अपने पूर्वोत्तर में सड़कें रेल मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। जल परिवहन जो है इसमें प्रदूषण कम होता है, तो ये इसके कुछ लाभ होते हैं। इसके बाद अपने आते हैं बंदरगाह। देखिए, अपने समुद्र या नदी के किनारे पर स्थित ऐसा नगर जिसके अंदर पोताश्रय होते हैं, जहां पर जहाजों से माल उतारना और जहाजों के ऊपर माल की जो सुविधा होती है, तो उस स्थान को अपने बंदरगाह कहा जाता है। तो ये अपने आंतरिक जल परिवहन जो है अपने पूरा हो गया है। आंतरिक जल परिवहन के बाद में अब जो आता है वो आता है महासागरीय जल परिवहन। अब आगे बढ़ेंगे अपने महासागरीय जल परिवहन। इसका महासागरीय जल परिवहन, देखिए अगर भारत की समुद्र रेखा देखी जाए तो वो 7,517 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भी भारत की अगर समुद्र तट रेखा की बात करें तो समुद्र तट रेखा जो है वो 7,517 किलोमीटर लंबी है और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है अधिक का समुद्री आर्थिक क्षेत्र जो है वो भारत में मिलता है। कितना? 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है आर्थिक महत्व का जो क्षेत्र है वो अपने भारत में प्राप्त होता है। संपूर्ण तटरेखा अगर देखी जाए तो इस संपूर्ण तटरेखा के ऊपर 13 तो प्रमुख पतन है, 13 प्रमुख पतन है और 20 छोटे व बड़े अन्य पतन है। 20 छोटे व बड़े छोटे व मध्यम जो है वो 20 पतन जो है अपने स्थित है। देश का लगभग 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। 95% व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, जिसमें से 70% मूल्य स्तर का जो है वो विदेशों से किया जाता है। अब भारत में 13 ये जो बड़े पतन हैं या जिनको बंदरगाह कहते हैं, इन बंदरगाह से समुद्री व्यापार का 76% पूरा किया जाता है। 76% जो है वो पूरा किया जाता है समुद्री व्यापार का भारत के। तो देखिए, अब अपने बात करें तो देश में लगभग 200 मध्यम व छोटे बंदरगाह जो है वो आते हैं अपने। इसके बाद अपने देश के भारत में भारतीय जहाज निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसकी बात आती है। उसमें अपने क्या है, तो ये देश की जो देश की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी जो है वो है अपने भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड। तो अब ये निगम लिमिटेड जो है इसको बदलकर अपने पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का पुरस्कार दिया है। कंपनी जो है वो देश का जो कुल भार वहन क्षमता जो है उस भार वहन क्षमता का 3.5% अपने वहन करती है। वर्तमान में कंपनी के पास 84 बेड़े हैं, यानी 84 जो जहाज है 84 बेड़े जो है अपने पोत जो है वो इनके पास उपलब्ध हैं। इसके बाद अपने आती है पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन के बाद अगला जो आता है अपने वो आता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन यानी आधुनिक समय का परिवहन, आधुनिक परिवहन का साधन है ये। यानी पाइपलाइन जो है ये क्या है, एक नया साधन है। देखिए, जल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन जो है उसका उपयोग लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब जो है इसका उपयोग खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस जो है उनके परिवहन के लिए भी इसका उपयोग होने लग गया है। पाइपलाइन जो परिवहन है ये काफी सस्ता होता है और द्रुतगामी का जो साधन है वो होता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में 1980 तक 5035 किलोमीटर 1980 तक 5035 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें थी, जो 2010 में बढ़कर
10,000 किलोमीटर लंबी हो गई। यानी पाइपलाइनें जो 1980 तक की अगर बात की जाए तो 5,035 किलोमीटर थी, लेकिन 2000 में बढ़कर ये ज्यादा हो गई है। इसके बाद आता है पाइपलाइन परिवहन के लाभ। इसके लाभ क्या होते हैं पाइपलाइन परिवहन के? तो पहला तो वही है, क्या पड़ता है? सस्ता परिवहन, यानी सस्ता परिवहन है। दूसरा सुगम परिवहन है, सरलता से हो सकता है, सुगम परिवहन। ऊर्जा की बचत होती है। उबड़ खाबड़ जो मार्ग है उस उबड़ खाबड़ मार्ग में परिवहन किया जा सकता है, इसका आसानी से सुनिश्चित आपूर्ति की जा सकती है। समुद्री जल जो है उस समुद्री जल में भी जल पाइपलाइनें जो है वो बिछाई जा सकती हैं। समय की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है। तो ये इसके कुछ लाभ होते हैं पाइपलाइन के। अब भारत में पाइपलाइन की बात करेंगे तो भारत में पाइपलाइन पाइपलाइन भारत में पाइपलाइन। तो भारत के अंदर पाइपलाइन की बात करें तो पहली आती है नाहर काटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। पाइपलाइन आती है, ठीक है। नाहर काटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। तो ये देश की प्रथम पाइपलाइन थी, ठीक है। देश की प्रथम पाइपलाइन थी। इसका विकास जो किया गया था वो किया गया था असम के तेल के कुओं से लेकर नूनमती तेल शोधन शालाओं तक। जब इसको लगाया गया स्टार्टिंग में तो असम में जहां तेल निकलता था उस तेल के कुओं से लेकर नूनमती जो है उस नूनमती तेल शोधन शालाओं तक इसको लगाया गया था। तो ये नूनमती तक जब जाती है, यानी असम से लेकर नूनमती तक जब जाती है तो 443 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है, ठीक है। 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर नूनमती से बिहार की बरौनी जो है उस बिहार के बरौनी तक इस पाइपलाइन की जो लंबाई आती है वो आती है 724 किलोमीटर, नूनमती से बिहार के बरौनी तक। तो नूनमती से बिहार के बरौनी तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब इस पाइपलाइन की अगर बात करें तो इस पाइपलाइन की टोटल जो लंबाई हो चुकी है वो हो चुकी है 1167 किलोमीटर। 1167 किलोमीटर जो है वो टोटल इसकी लंबाई हो चुकी है। तो ये सारी जो है अपने जब परिवहन करके पाइपलाइन आती है तो ये छोटी बड़ी 80 नदियों को पार करके आती है। इसके मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। और बरौनी से कानपुर बरौनी से हल्दिया जो इसका कार्य जो है वो 1966 तक पूर्ण हो गया। और ये जो अपने देश की पहली जो कंपनी है जो पाइपलाइन है जो अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। सेकंड इसके अंदर आती है गुजरात की पाइपलाइन। गुजरात की पाइपलाइनें कौन कौन सी हैं? ये तो असम की थी। सेकंड आती है गुजरात की पाइपलाइनें। गुजरात की पाइपलाइनें, गुजरात की जो पाइपलाइनें हैं वो कौन कौन सी हैं? अब गुजरात की पाइपलाइनों की अगर बात की जाए तो देखिए अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन आती है एक, तो जो 1965 में पूरी हुई थी गुजरात की। अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन जो 1965 में कंप्लीट हो चुकी थी, ये पाइपलाइन आती है, ठीक है। इसका जो कार्य था वो 1965 में पूर्ण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त अपने गुजरात की अन्य पाइपलाइनें भी आती हैं जिनमें अपने कोलाल साबरमती तेल पाइपलाइन आ जाती है, सॉरी कलोल साबरमती पाइपलाइन आती है, ठीक है। ये पाइपलाइन आती है। इसके बाद नवगांव कालेल कोयली पाइपलाइन आती है, ठीक है। और अंकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन जो है आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ये जो कुछ पाइपलाइनें अपने आती है। कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन जो है वो आती है। तो ये पाइपलाइनें महत्वपूर्ण पाइपलाइनें हैं जो गुजरात की वहां पर कार्य करती है। इसके बाद में तीसरी अपनी आती है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। तीसरी जो पाइपलाइन आती है अपनी वो आती है सलाया कोयली मथुरा
पाइपलाइन, सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन आती है। तो ये सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन की अगर बात करें तो ये पाइपलाइन जो है वो कच्छ की खाड़ी से के समीप सलाया से मथुरा तक अपनी जो है लगाई हुई है। इसकी जो लंबाई आती है वो 1256 किलोमीटर है। 1256 किलोमीटर ये जो है लंबी पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन जो है मुंबई हाई से प्राप्त जो तेल है उस आयातित तेल को मथुरा जो तेल शोधनशाला है उस मथुरा तेल शोधनशाला तक पहुंचाती है, और फिर यहाँ से साफ लिया हुआ जो तेल है वो जालंधर तक जाता है, और कोयली पाइपलाइन जो है उस कोयली पाइपलाइन को भी अब इसमें से जोड़ दिया गया है। इसके बाद आती है मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर अंकलेश्वर कोयली पाइप लाइन मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन आती है। ठीक है, ये पाइपलाइन आती है। अब मुंबई हाई मुंबई कोयली अंकलेश्वर पाइपलाइन, तो महाराष्ट्र का जो मुंबई हाई है उस मुंबई हाई से मुंबई तक तेल लेके जाती है, फिर वहां से अपने जो तेल है उस तेल को आगे ये अंकलेश्वर कोयली जो है वहां पर भेज दिया जाता है, और आगे जो है इसका सप्लाई जो है वो कर दी जाती है। इसकी जो लंबाई आती है वो 210 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई आती है। फिर इसके बाद आती है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन आती है। अब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो देखिए ये पाइपलाइन जो है अपने सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है भारत की। देखें तो सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, यानी सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन आती है। ये सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन जो है वो अपने हजीरा विजयपुर जगदीशपुर आती है। ये पाइपलाइन जो है वो 1750 किलोमीटर लंबी है। 1750 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन के द्वारा उत्तर प्रदेश के 4 जो कारखाने हैं वहां पर, मध्य प्रदेश के राजस्थान के एक उर्वरक जो कारखाने हैं उन उर्वरक कारखानों के अंदर जो है गैस की सप्लाई जो है वो की जाती है। इसके अलावा अपने भारत के अंदर भारतीय गैस प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना 1983 के अंदर की गई थी, जो कि 14,400 किलोमीटर लंबे अपने जो पाइपलाइन हैं उन पाइपलाइनों का संचालन करता है। तो अपना जो है ये लेसन अपने पाइपलाइन जो परिवहन है इसके साथ ही कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने जो है नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उस वीडियो के अंदर अपने अध्याय 23 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 23 जो है वो सिंचाई और अपने जो जल है पेयजल जो है उस पेयजल से संबंधित है, सिंचाई और पेयजल। तो सिंचाई और पेयजल जो अध्याय 23 जो है वो अपने राजस्थान से रिलेटेड अध्याय है। इसमें अध्याय 21 और अध्याय 20 जो है आपका, तो अध्याय 21 और 22 जो है उस 21 और 22 अध्याय को आपके डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, और उसके बाद अब अपने जो है 20 के बाद अध्याय 23 जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे अपने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।